शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट में है फिर हल्की एक गिरावट आ गई है। गिरावट नहीं कह सकते, ये प्रॉफिट बुकिंग है। जिन लोगों ने भी पिछले दिनों जो शेयर गिरे थे, तब जिन्होंने पोजीशन ली होगी, शेयर खरीदे होंगे, तो उन्होंने करीब करीब 10 से 15% तक का मुनाफा कमा लिया है। इतने ही अभी मार्केट चढ़ा है, 10-15% चढ़ा है। हालांकि गिरा बहुत गिरा है, 50-50 40-40% तक का शेयर गिरे, लेकिन यहाँ 10-15% तक का, चाहे 8-10% का भी जो प्रॉफिट लेके लोग निकल रहे हैं, ये स्ट्रेटेजी अच्छी है। आपको भी करना चाहिए कि जब भी आप प्रॉफिट में आ जाओ, किसी शेयर में निकल लो। 10%, 15%, 20% काफ़ी होता है। आप निकलोगे, जब भी मार्केट गिरे तब वापस खरीद लेना है। तो क्या अभी क्या ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिर रहा है। टैरिफ वाला मुद्दा तब खत्म हो चुका है, जो भी होना था वो हो चुका, वो अब उसका इफेक्ट नहीं है मार्केट पर। अभी ये है कि जो प्रॉफिट बुकिंग की जिस हिसाब से गिर रहा है, हाँ, आने वाले दिनों में 2-3 सीजन तक हो सकता है कि और कुछ खबरें बन के आई, और कुछ नए टैक्स वगैरह लगने की खबरें आए, तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में ये मार्केट और भी डाउन जा सकता है। लेकिन ज़्यादा कितना जाएगा, जितना चढ़ा उतना ही जाएगा। जितना भी 10-15% चढ़ा इतना इतना ही गिर सकता है, लेकिन उसके चांस अब कम हैं। फिर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मार्केट के अभी कंपनी का रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद ही मतलब कुछ अच्छा होगा। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे, ये कंपनी तो अभी रनिंग में नहीं है इसका शेयर, और लेकिन ये मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है। ये कंपनी है इंडो सोलर। हम सारी चीज़ जानेंगे कि इंडो सोलर कंपनी में क्या हो रहा है, और क्या इस जो शेयर धारक थे, जो मेरे दर्शक, इनमें आपको साइड में दिखा रहा हूँ, इनके पास 1300 शेयर थे, 1360 शेयर। इन्होंने मुझे लिखा भी 1360 खरीद, लेकिन इनको क्या हुआ कि अभी ये 1 अप्रैल को इनको एक मेल आया है। मेल के अंदर ये इनको जानकारी मिली कि इनको पास जो 1360 शेयर थे, उसके बदले इनको 13 शेयर मिले हैं, और बाकी के शेयर मतलब इनके शो नहीं कर रहे हैं। तो इनका ये जानना है कि मेरे बाकी के 1300 शेयर कहाँ गए, क्या वो शेयर लैप्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, डूब गए पैसा। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, सारी चीज़ हम जानेंगे। इसमें क्या होता है कि शेयर रिड्यूस हो जाते थे जब भी इस तरह के जो दिवालिया कोर्ट में जो फैसला आता है। दिवालिया कोर्ट में कोई कंपनी जाती है, एक बात और बता देता हूँ, कंपनी जितनी भी कंपनियाँ दिवालिया कोर्ट में जाती है, उसकी सबसे बड़ी कई वजह होती है, लेकिन सबसे एक ही वजह होती है सबसे बड़ी, की वो होती है कि ये कर्जा उठा लेते हैं बैंकों से और प्राइवेट जो लेनदारों से, उनसे कर्जा उठा लेते हैं। लेकिन इतना कर्जा उठा लेते हैं कि कभी भर ही नहीं पाते, ना कर्जा छोड़ो ब्याज भी नहीं भर पाते हैं। जब नहीं भर पाते तो वो कंपनियां क्या करती है कि एनसीएल टीम ले जाती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसमें ले जाती है। तो वहाँ पर जाने के बाद में क्या होता है कि बहुत कुछ होता है। कई लंबे प्रोसेस चलती है, लंबा टाइम लगता है, 15 दिन से लेकर 3 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल, 2-2 साल तक भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहे 2022 से मामला खटाई में चला। 2022 से ही शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही इसके अंदर। लास्ट जो ट्रेडिंग हुई थी वो दिसंबर के आसपास हुई थी 2022 में, तब इसकी प्राइस जो फ्रीज कर दी गई थी वो थी 3 रुपये 30 पैसे। अब 3 रुपये 30 पैसे के प्राइस से ये कंपनी दिवालिया हुई है। दिवालिया होने के बाद जिसने खरीदा, वारी एनर्जी ने खरीदा, जिनके पास ये कंपनी गई है। तो अब ये क्या कि जिसको भी पैसा मिलेगा, जिसको भी शेयर मिलेंगे, ये जो 3 रुपये 30 पैसे अंतिम प्राइस थी, उसी के आधार गणना के आधार पर मिलेंगे आपको। चाहे आपने 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपये में खरीदा, 50 कितने में खरीदा, उससे मतलब नहीं है। हालांकि शेयर लिस्ट 29 रुपये में हुआ था, इसके ऊपर भी निकला था, लेकिन अब उससे मतलब नहीं, उस प्राइस से कोई लेना देना नहीं कि कितना ऊपर गई। ये 3 रुपये 30 पैसे जो प्राइस थी लास्ट, उसी प्राइस के आधार पर गणना होगी, उसी प्राइस के आधार पर आपको शेयर मिलेंगे, उसी प्राइस के आधार पर आपको अगर जो भी नकद मिलना हो या दूसरी कंपनी के वह शेयर भी आपको उसी प्राइस के आधार पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो कि जो रिड्यूस हो जाता है, जितना हिस्सेदारी नए मालिक के पास जाती है, उतनी हिस्सेदारी आपसे कम कर ली जाती है जो मौजूदा शेयर धारकों से। तो यहाँ पर क्या है कि करीब 96.54 15% जो होल्डिंग थी, शेयर होल्डिंग थी, वो नए मालिक के पास चले गई, जिनका है वारी एनर्जी। यानी कि और जो पब्लिक के पास रह गई मात्र 3 साढ़े 3% और 3-3.5% होल्डिंग पब्लिक के पास रह गई, 3.85% की। तब होगा कि अभी इसी के आधार पर इनको पैसा मिलेगा या शेयर मिलेंगे। तो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर क्या है कि नए मालिक के पास गए तो उतनी कंपनी की जो आपके पास जो होल्डिंग होती है वो रिड्यूस कर दी जाती है। एक प्रक्रिया होती है पूरी दिन दीवार कोर्ट के द्वारा ही। तो ये क्या कि अब आपके पास जितने शेयर यानी कि ये मान लीजिए आपको 100 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। चाहे इसी कंपनी का, ये कंपनी अगर वापस लिस्ट होती तो इसी कंपनी का 100 शेयर मिले, 1 शेयर मिलेगा आपको 100 शेयर के बदले। या फिर हो सकता है कि उसकी जो प्राइस बन के आती है उसके आधार पर आपको वारी शेयर मिलेंगे। लेकिन कम से कम 100 शेयर होना जरूरी आपके पास है। 100 से ऊपर हुए, अगर 100 से 150 हुए, 250 हुए या 190 भी हुए, तो आपको उस 90 शेयर का प्राइस नहीं मिलेगा, ना उसके बदले शेयर मिलेंगे। केवल जो 100 का आंकड़ा है ना, उसी के आधार पर मिलेंगे यहाँ पर। तो मेरे दर्शक के पास थे 1360 शेयर थे, लेकिन उनको 1300 शेयर के ही उनको 13 शेयर मिले। जो 60 शेयर है ना, ये इसका कुछ नहीं मिला। ये आने वाले दिनों में जो भी होगा इसके ऊपर बीट लगेगी, वो एक अलग प्रोसेस चलती है।
लेकिन 1300 शेयर के बदले हर 100 शेयर पे 1 शेयर यानी कि 13 शेयर उनको मिल चुके हैं। तो यानी अभी तो सूचना है उनके पास जो मेल आई कि इतने शेयर मिल चुके हैं। अभी 13 शेयर की जो प्राइस अगर बनेगी, जो 99% रिड्यूस हो जाता है ना, इसमें कि जो वैल्यू होती है ना उसमें नुकसान नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जो भी 3 रुपये 30 पैसे के हिसाब से आप 1300 शेयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसकी जो प्राइस निकल के आती है वो आती है 4290 रुपये आती है। और जो 13 शेयर की भी अगर 4290 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो वो प्राइस निकल के आती है 330 रुपये प्रति शेयर। यानी कि क्या है कि जो आपके जो 100 शेयर थे, 100 शेयर की यानी कि जब ये फ्रीज हुआ था तब 100 शेयर की जो प्राइस प्रति शेयर 3 रुपये 30 पैसे था। तो 100 शेयर की जो वैल्यू बैठती है वो 330 रुपये बैठती है। और अभी एक शेयर अभी जो ये लिस्ट होगा कम से कम इसकी प्राइस होगी वो 330 रुपये होगी। लिस्ट 330 में लिस्ट होगा आपका जिस दिन भी होगा ये। लेकिन लिस्टिंग के दिन हो सकता है कि ये शेयर लोअर सर्किट में खुले, अपर सर्किट में खुले। वहाँ आपको जरूर ध्यान रखना कि किस सर्किट में, अगर अपर सर्किट में खुलता है ये लिस्टिंग के समय या लिस्टिंग के बाद तो शेयर ऊपर जाएगा, और अगर लोअर सर्किट में खुलता है तो आपको नीचे जाएगा, आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी निकलना चाहे आपको अपर सर्किट में ही निकल पाएंगे। अब ये जो भी होगा सर्किट का खेल होगा इसके अंदर, लेकिन आपको ऑपरेटर जो गेम करते हैं उससे सावधान रहना है और उसी दौरान आपको कमाई का रास्ते भी निकालना है। हालांकि ये कि ये कंपनी अब अच्छे हाथों में चले गई है। वारी एनर्जी बहुत बड़ा ग्रुप है, सोलर सेक्टर में जाना माना है, तो हो सकता है कुछ अच्छा। लेकिन एक खतरा इसमें अभी एक और बना हुआ, वो खतरा ये है कि कंपनी को डिलिस्ट होने का। क्या होता है कि जब भी किसी मालिक के पास इतनी होल्डिंग आ जाती है, अब इनके पास 96.15% की होल्डिंग आ गई है इनके पास, जो नए मालिक के पास, यानी कि अब वो पूरी तरह इस कंपनी के बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अब उनको किसी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी कंपनी को डिलिस्ट करवाने के लिए मालिकों को शेयर होल्डर की 60% से ज़्यादा मंजूरी होना जरूरी होता है। शेयर होल्डर हो चाहे वो कर्जदाता हो। लेकिन यहाँ पर क्या सारा इनके पास खुद के पास इस 96% से ऊपर आ गई है, तभी कभी भी किसी समय कंपनी को डिलिस्ट करा सकते हैं। तो वो भी खतरा बना रहता है। या अगर डिलिस्ट नहीं भी करवाते हैं तो ये मान के चलिए कि अगर उस कंपनी को मौजूदा प्राइस पे रखते हैं तो वो 330 रुपये के शेयर की प्राइस के आधार पर इस कंपनी का शेयर चलेगा कि, और उसके बाद कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है ये अलग बात है। तो हम जानते नहीं कि पूरा डिटेल क्या है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है 2005 में बनी थी और भूषण लाल गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी। पहले इनका जो काम था रॉबिन गारमेंट के नाम से बिजनेस करते थे, और भी इनका एक फिनिक्स लैंप के नाम से भी इनका एक बिजनेस हुआ करता था, फिनिक्स सोलर लैंप। वहीं से इन्होंने ये इंडो सोलर कंपनी की स्थापना की थी 2005 में। 2010 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और 2018 में कंपनी ज़मीन पर आ गई। यानी कह सकते हैं कि कर्जा इतना ले लिया इन्होंने, कर्ज भी भर ही नहीं पाए। कर्ज नहीं भर पाए तो जिन्होंने कर्जा दिया था वो इस कंपनी को दिवालिया कोर्ट में लगे, और दिवालिया कोर्ट में गई, यानी कि समझ लो कि कंपनी ख़त्म होने की नौबत आई जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हम जानते हैं। और इसमें क्या हुआ कुछ इसकी मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कि क्या इसके अंदर होता है, किस तरह ये चीज़ें होती है। आपके पास अगर ये जानकारी पहले से है तो आप इस जानकारी को स्किप भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा इसमें क्या हो सकता है। कोई भी कंपनी जो होती है वो दिवालिया कोर्ट में क्यों जाती है, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जब दिवालिया कोर्ट जिसको कहा जाता है, वहाँ पर क्यों जाती है आखिर, इस चीज़ को समझना होगा। इससे आपको क्या कि और आसान हो जाएगा। ये जो इंडो सोलर या इस तरह की और भी कंपनियाँ हैं जो दिवालिया कोर्ट में पड़ी हुई, तो वहाँ पर क्या हो सकता है और कैसा क्यों होता है ये चीज़ें। तो किसी भी कंपनी का दिवालिया कोर्ट में जाने की सबसे बड़ी एक ही वजह होती है, वो होती है कि कंपनी अनाप शनाप कर्ज ले लेती है, और जो उनका बिजनेस जितना होता नहीं, न उनके पास इतनी एसेट होती है, और कर्ज लेने के बाद भी न तो किस्तें चुकाते न ब्याज चुकाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसने भी कर्ज दिया होता है वो कब तक इंतज़ार करेगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल इंतज़ार करेगा। आखिर में वो उसको लगता है कि मालिक कंपनी चलाना में सक्षम नहीं है, मालिक पैसा देना नहीं चाहता है, तो वो इस कंपनी को दिवालिया कोर्ट में ले जाते हैं। और एक बार अगर दिवालिया कोर्ट में चले गए और उसकी एप्लीकेशन अगर स्वीकार कर ली दिवालिया कोर्ट ने और दिवालिया कार्रवाई शुरू हो गई, तो ये मान के चलिए कि ये जो रिटेल निवेशक है या जो भी निवेशक है शेयर धारक, इसके अंदर उसका जो पैसा निवेश किया हुआ अमाउंट खतरे में पड़ जाता है। वो शून्य भी हो सकता है या कुछ मिल भी सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है इसमें। तो इसकी क्या कि प्रोसेस चलती है, इसीलिए इतना टाइम लगता है। पहले 3 महीने से लेकर 6 महीने, और फिर बाद में उसकी अलग अलग प्रोसेस की सुनवाई होती है। जैसे आम कोर्ट में सुनवाई होती है ना, वैसी एनसीएलटी में भी सुनवाई होती है। दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती है, शेयर होल्डर की बातें सुनी जाती है, तमाम तरह के मौके दिए जाते हैं दोनों पार्टियों को।
यानी कि क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के आप इसको मान ली सकते हैं, ये जो इंडो सोलर है, ये कंपनी का कि भारी भरकम कर्जा लेकर बैठी थी, कर्जा ले रखा था इन्होंने, जितना बिजनेस नहीं था, जितना इनके पास एसेट नहीं थी उससे था, और ये कर्ज चुका पाने में नाकाम थे। तो इस कारण जिन्होंने भी इनको कर्ज दिया था वो एनसीएलटी में ले गए। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एनसीएलटी में ऐसे अचानक से वो नहीं होता सब कुछ कि एकदम कंपनी में एप्लीकेशन लगाई और वो कंपनी दिवाली हो गई, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या कुछ नियम बने हुए हैं कि जब कोई भी अर्जी लगाता है जो कर्जदाता, तो पहले तो क्या था, कोर्ट उनको मौका देती है 15 दिन से लेकर 3 महीने या 6 महीने का मौका देती है कि आप दोनों पार्टियाँ, यानी कि कर्ज लेने वाला और देने वाला, आपस में बैठकर सुलह कर लो, ताकि और जो भी आपका डिसीजन होता है उसके आधार पर आप, अगर आप खुद राजी हो जाते हैं कर्ज देने वाला और लेने वाला, तो फिर कोर्ट उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने से मना बोल देता है कि आपने समझौता कर लिया, यानी कि आप भी समझो। या फिर कोर्ट उस व्यक्ति को मौका देता है जिसने कर्ज लिया होता है कि भाई तुम कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल में जब भी तुम चुका सकते हो, अगर कोई ऐसी योजना तुम्हारे पास है कि तुम कर्ज चुका सकते हो, तो वो योजना पेश करो ताकि हम दिवालिया कार्रवाई शुरू नहीं करें। या फिर इनको भी मौका देते हैं, जिनको कर्ज दिया है उनको मौका देते हैं कि आपके पास अगर कोई और तरीका हो, जो कि आप किसी और को भी इस कंपनी में बैठाना चाहते हो, या जो भी तरीका आपके पास वो बता दो किस तरह आप कर्ज के, मतलब इस केस को हम दिवालिया को की कार्रवाई से इसको किस तरह रोकेंगे ताकि आगे कार्रवाई बने, मतलब आप फैसला ही हो जाए। लेकिन आखिर में क्या होता है, जब दोनों पार्टियां नहीं मानती, वहाँ पर क्या है कि शेयर होल्डर की 60% के ऊपर की मंजूरी होना जरूरी होता है। बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि शेयरों को जो लास्ट जो अंतिम ट्रेडिंग प्राइस होती है, उस प्राइस के ऊपर फ्रीज कर दिया जाता है। यानी कि मान लो कि जैसे इसकी जो प्राइस रखी थी लास्ट 3 रुपये 30 पैसे, जो कि 2022 में, तो उसी प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है। या फिर ये भी होता है कि अगर ये कब फिक्स करते हैं कि जब दिवालिया कार्रवाई शुरू हो जाती है। यानी क्या होता है, जब दोनों पार्टियां राजी नहीं होती, किसी फैसले पर नहीं पहुंचती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनसीएलटी पे दिवालिया कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और एक बार दिवालिया कार्रवाई शुरू हो जाती है किसी कंपनी की, तो उसके बाद क्या होता है कि जो प्रमोटर, कंपनी के मालिक वगैरह, न तो अपनी कंपनी की कोई मशीन बेच सकते हैं, न कोई ज़मीन बेच सकते हैं, न ही किसी प्रकार का मतलब कोई शेयर वगैरह कुछ भी बेच नहीं सकते, उनके ऊपर बेचने सब रोक लगा दी जाती है। शेयर को भी फ्रीज कर दिया जाता है, ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिए जाते हैं यहाँ पर। और हो सकता है किसी किसी केस में ये भी होता है कि जो रिटेलर जो शेयर लेकर बैठे हैं, उनको निकलने के लिए कुछ मौके बीच में 1-1 2-2 दिन की ट्रेडिंग विंडो खोल दी जाती है, मतलब मंडे टू मंडे खोल देंगे या उस तरह, ताकि जो भी अपना शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी ने 500-600 रुपये का शेयर खरीद रखा और वो 5 रुपये 10 रुपये नहीं बेचना चाहता, तो उसकी मर्जी, लेकिन इसलिए खोल दिया जाता है कि आप जितना भी बचा पैसा निकाल चाहे निकाल सकते हो। वो भी एक अवसर मिलता है कह सकते हैं, हालांकि वो बहुत कम पैसा मिलता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो निकलना चाहे निकल सकता है उसके अंदर। आपको जैसे कार्रवाई शुरू होती, कार्रवाई शुरू होने के बाद में क्या होता है, शेयर में सर्किट लगना शुरू हो जाते हैं, या तो दो पर पहले क्या कि इस जो कार्रवाई शुरू होने के समय क्या करते थे, तो ऑपरेटर गेम कर जाते थे। वहाँ पर क्या, तो शेयरों को अनाप शनाप ऊपर भगाएंगे, और वहाँ पर सबको शायद शेयर जो भी शेयर है कि वो बेच कर भाग जाते थे वो। तो इसमें क्या है कि जो लोग फंस जाते थे इसमें, तो आप क्या कि थोड़ा सा इसमें नियम चेंज कर दिए। पहले इसके अंदर एएसएम जीएसएम था, अब ईएसएम भी लगा दिया, यानी 3 तरह की निगरानी रख दी है। साथ ही ये भी कर दिया है कि इसमें अब जो भी कंपनी दिवालिया कोर्ट में उसकी शुरू हो गई, दिवालिया कार्रवाई शुरू हो गई, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि उसमें के केवल 2% का सर्किट लगता है, जो माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनियों में, यानी कि शेयर किसी भी ट्रेडिंग दिन में केवल 2% चढ़ेगा, 2% गिरेगा, दोनों चीज़ होती है उसके अंदर। लेकिन ये क्या है कि सप्ताह में 1-1 2-2 दिन के लिए खुलते हैं, इस तरह की चीज़ें एक नियम बना रखे हैं, बहुत सारे नियम हैं। इतने तो मैं भी नहीं जानता इसके अंदर कि एनसीएलटी क्या क्या नियम, लेकिन जितने नियम मैंने जैसे पढ़े उसके आधार पर बता रहा हूँ कि भाई इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो समझदार लोग होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि एक बार दिवालिया कार्रवाई शुरू हो गई और दिवालिया का कोर्ट का फैसला आने के बाद आपका पैसा जीरो भी हो जाता है, वहाँ पर कई लोग क्या अपना पैसा जीरो होने से बचाने के लिए बेच के निकल भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी कि उनके पास 1360 शेयर थे, तो वो क्या करें इसके अंदर। एक और बंदे जिनके पास 4000 शेयर है, तो वो क्या करें। तो ये इंडो सोलर क्या है कि जो दिवालिया कोर्ट में वारी एनर्जी की बोली को मंजूर कर लिया गया है, ये 2024 के आसपास की बात है, और शेयर को रिड्यूस कर दिया, यानी कि जिसकी भी पास 100 शेयर थे उसको अब एक ही शेयर रह गया। 99% जो हिस्सा किसके पास चले गया, वारी एनर्जी के पास चले गया। तो ये था दोस्तों इंडो सोलर कंपनी के बारे में। मैंने जो भी मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी, या जो भी चाहते हैं उनको ज़रूर जानकारी शेयर कर देना।
ये बात है, जो भी होगा कंपनी के लिए, आपकी किस्मत के लिए अच्छा ही होगा, ये मान के चलिए। जो बुरा होना था वो हो चुका है। तो जब तक हमको वेट करना चाहिए। तो दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चलिए बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।